हेलो दोस्तों, पीसीएस सारथी चैनल में आपका स्वागत है। और मैं अभिनव राज आपके लिए 67th बीपीएससी मेंस को टारगेट करते हुए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी एक सीरीज लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर हमारा यही प्रयास होता है कि एक वीडियो में जो 30 से 40 मिनट का हो, वहाँ पर एक टॉपिक के जितने भी डायमेंशंस हों वो सारे आपके साथ डिस्कस कर दिए जाएं। इससे ये होता है कि अगर किसी भी तरीके का उससे मिलता जुलता भी प्रश्न आता है तो आपके पास उससे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्डर पॉइंट्स होते हैं, आप उसके बारे में लिख ही सकते हैं। जैसे कहते हैं कि क्वेश्चन को कॉर्नर कर लेना, घेर घार के भी आप लिख लीजिए, लेकिन आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं लगे कि इस क्वेश्चन को लिखने के लिए मेरे पास तो कंटेंट ही कम पड़ गया। ये वाली सिचुएशन एग्जाम हॉल में नहीं होनी चाहिए, खासकर स्टैटिक जीके वाले सेक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं। इस बात का ध्यान रखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल वाले टॉपिक से रिलेटेड है। कल हम चंपारण सत्याग्रह पर चर्चा कर रहे थे और वो एक तरीके से किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन इंडिया में बहुत सारे हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसान आंदोलन के अराउंड घूमेगा और यहाँ पर हम लोग सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद के रोल को समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आंसर वगैरह लिख रहे हैं तो आप डायरेक्टली मुझे भेज सकते हैं अपने आंसर्स, ताकि मैं उन्हें इवेल्युएट कर सकूं। सिंपली आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहां सर्च करना है अभिनव_सर_बीपीएससी। ये सर्च करके आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ बहुत सारे एस्पिरेंट जो है लगातार क्वेश्चंस और अपनी आंसर्स भेज रहे हैं लिख के, और हम उसे इवेलुएट करते हैं पर्सनली और फिर रिस्पॉन्स भी देते हैं। जैसे मुझे समय मिलता है मैं वैसे रिस्पॉन्स देता जाता हूँ। और प्रिपरेशन से रिलेटेड भी अगर आपके मन में कोई दुविधा, कोई संकोच है तो आप वहाँ बेहिचक पूछ सकते हैं। तो ये तो एक बात हो गई। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बीपीएससी में पहले आए हुए हैं, किसान आंदोलन से इत्तेफाक रखते हैं। जैसे कि राइट अ नोट ऑन स्वामी सहजानंद एंड द किसान सभा मूवमेंट, यानी स्वामी सहजानंद और किसान सभा आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। और ये सवाल छोटा मोटा नहीं है, 38 मार्क्स में पूछा गया। यानी आपके पास अगर कंटेंट अच्छा खासा नहीं रहेगा तो आप वहां पर बड़े ठगे हुए महसूस करेंगे कि ऐसा टॉपिक मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। और किसान सभा मूवमेंट जो है, इसको लिखने के लिए आपके पास थोड़ा बैकग्राउंड होना चाहिए। एक बार जैसे कभी ये सवाल पूछा गया है 19 मार्क्स में कि वर्किंग क्लास एंड नेशनल मूवमेंट्स, शायद इसी तरीके से कभी सवाल पूछ लिया जाए पीजेंट क्लास एंड नेशनल मूवमेंट्स। जैसे कि बिहार से रिलेटेड जीके जो है उसमें एक टॉपिक होता है कि स्वतंत्रता संग्राम में किसानों का योगदान। तो उस तरीके के कुछ क्वेश्चन सोच सकते हैं। तो देखिए जो पीजेंट का स्ट्रगल है ना, यानी पीजेंट यानी कि किसान, अब देखिए इसमें कई तरीके का वर्गीकरण हो सकता है। एक जो कि मार्जिनल फार्मर हो, उनके पास थोड़ी सी जमीन हो अपनी, या एक हो सकता है कि भूमिहीन है और दूसरे के जमीन पर वो रैयत के रूप में काम कर रहे हैं। कुछ भी हो, वो सारे पीजेंट्स कहलाएंगे। और हम देखते हैं कि पीजेंट स्ट्रगल्स में ये इंडिया जो है वो एक कह लें कि एग्रेरियन इकोनॉमी है, हमेशा से है। अभी भी अगर बिहार की बात करें तो बिहार की 89% आबादी तो करीब ग्रामीण आबादी है, और वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो कह लें कि मेन ऑक्यूपेशन है। सबसे अधिक लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं होना चाहिए। और ऐसा हम हमेशा कहते हैं कि हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं, जो पॉलिटिशियंस आते हैं प्रचार प्रसार करने चुनाव से पहले, वो सबसे अधिक अगर चाहते हैं किसी को अपीज करना तो किसानों को, क्योंकि जानते हैं कि ये सबसे बड़ी कह लें कि एक ग्रुप है। अगर किसान किसी के फेवर में है तो उसे वहाँ का लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और हाल फिलहाल के वर्षों में जब आप देख रहे थे कि किसान आंदोलन वापिस से शुरू हो गया था, जब पंजाब और हरियाणा के किसान सरकार के लाए हुए बिल का विरोध कर रहे थे, तो उस समय किसानों ने अपनी ताकत को दिखाया है। और ये आज से नहीं, हम कहते हैं कि जब ये राजा वाली प्रथा रही थी, किंगशिप था, यहाँ पर मुगल्स थे, या उससे पहले का जो वक्त था जब भी
हमने कई बार देखा है कि हैवी टैक्सेशन किया गया है किसानों के ऊपर, और उसको लेकर एजिटेशन का भी जिक्र मिलता है, भले ही वो मोहम्मद बिन तुगलक का फेज हो या किसी और का रेन हो। हमेशा किसानों ने अपनी आवाज को उठाई है, एक हद से ज्यादा। जब अगर वो ऑपरेशन महसूस किए हैं तो उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया। एक बात आपको समझने की जरूरत है कि जो शुरुआती दौर के किसान आंदोलन थे, अगर अंग्रेजों के दौर में हम बात करें, यानी 1857 के विद्रोह की बाद से बात कर लेते हैं 1914 तक, यानी ये समय समझिए कि अभी महात्मा गांधी की एंट्री जब हो रही है इंडियन पॉलिटिक्स में, उस समय तक के जो भी किसान आंदोलन थे वो जनरली लोकलाइज्ड थे, डिसजॉइंटेड थे और कन्फाइंड थे किसी पार्टिकुलर ग्रीवांस को लेके, यानी वो किसी सीमित प्रवृत्ति के थे। एक मकसद है कि इस बार का हमारा जो कर है माफ कर दिया जाए, कर माफ हो गया, बात खत्म हो गया। ओवरऑल किसानों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर उनके मेंटल स्ट्रेस को लेकर, उनको जो दबाया जा रहा था, सताया जा रहा था, उसको लेकर कभी मास स्ट्रगल नहीं हुआ था। दूसरी ये बात है कि वो कन्फाइंड थे, क्षेत्रीयता में थे, मतलब एक क्षेत्र के हैं और उससे वो ज्यादा इधर उधर बिखरे हुए नहीं नजर आते हैं। लेकिन इसके बाद का जो दौर है ना, जब चंपारण सत्याग्रह वगैरह होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि एक गजब का शिफ्ट देखने को मिलता है, जिस पर हम चर्चा करेंगे अभी। तो पीजेंट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह बनने लगे और वो पीजेंट्स की सारी समस्याओं को एड्रेस कर रहे थे। ये खास बात है यहाँ पे। तो देखिए, कहीं पर भी अगर पीजेंट्स ने अगर मूवमेंट किया है, बगावत किया है, तो उसके कुछ ही कारण हैं। कॉज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, आप समझिए तो 3 या 4 मेन कारण है। उसमें पहला है पीजेंट्स की जो एट्रोसिटीज है, ठीक है। एट्रोसिटीज यानी कि उनका जो है, एक तरीके से समझिए कि गुस्सा जो है वो किस बात को लेकर हो सकता है, बहुत अधिक अगर रेंट चार्ज किया जा रहा हो, या हो सकता है कि गलत ढंग से लेवी ली जा रही हो, या फिर अनपेड वर्कफोर्स की तरह उनसे काम कराया जाता हो, बेगारी कराया जाता हो। ये सब कुछ जमींदार वगैरह काफी सता रहे थे किसानों को, और अंग्रेजों ने आया तो भी यही काम किए, जरूरत के हिसाब से कहीं जमींदारी प्रथा, कहीं महलवारी प्रथा और कहीं रेतवाड़ी प्रथा इंट्रोड्यूस किया। उसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं सताए गए किसान तो जमींदारी प्रथा में, क्योंकि जमींदार जो है वो एक जमीन के टुकड़े को तो ले लेते थे कि इससे रेंट कलेक्ट करेंगे, और मनमान्य था एकदम उनका, जितना मन किया पैसा ले लिए, किसी का जमीन हड़प लिए, किसी को अपना बंधुआ मजदूर बना लिए। और इसमें सनसेट जैसा क्लॉज था कि अगर आज सूरज ढलने तक अगर आप रेंट नहीं देते हैं तो आपकी जमीन जो है वो कन्फिस्टिकेट कर ली जाएगी। इस तरीके के इन्वायरमेंट में सोचिए किसी को सस्टेन करना कितना मुश्किल हो सकता है। और ऐसे दौर भारत के किसान देख रहे थे, गरीबी से त्रस्त हैं, भूखमरी से त्रस्त हैं, और ऊपर से इन टैक्स को भी पे करना है, बेगारी भी करना है, और एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं था किसानों का। जबकि जो अन्नदाता है उसका सबसे बड़ा स्थान होता है, किसी भी समाज में होना भी चाहिए। लेकिन आप ऐसा समझिए कि वहां पर उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पा रहा था जो वो डिजर्व कर रहे थे। साथ ही हम देखते हैं कि जब अंग्रेज आते हैं तो, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, तो कई तरीके के वहां पर फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप हो जाते हैं। अब क्या है कि मशीन से बने हुए जो वस्त्र वगैरह हैं, या कह लें कि डाई वगैरह हो रहा था, ये सब कुछ इतना बड़ा पैमाना पर होने लगा, और वो सारे जो मशीन मेड गुड्स थे इतने सस्ते हो गए कि यहाँ पर जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स थे, या वो जो इंडस्ट्रीज थी हस्तकरघा उद्योग वाली, एक तरीके से वो रुइन हो गया, उसका गला घोंट दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज एक से एक हथकंडा अपनाए उन्हें खत्म करने के लिए। जो भी यहाँ पर हस्तकरघा थे, उन्हें अगर वो दिन में एक प्रोडक्ट तैयार कर सकते थे तो उन्हें कहा गया कि दिन में आप 5 प्रोडक्ट तैयार करो, 10 प्रोडक्ट तैयार करो। इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जाए कि वो खुद ही इस पेशा को छोड़ के भाग जाए। अब ये सारी जब इंडस्ट्रीज बंद हो गई तो वो भी लोग अब क्या करते हैं, जो कुछ अलग अलग काम कर रहे थे, कोई खिलौना बना रहा था, कोई कपड़ा बुन रहा था,
कोई बुनकर है, कोई कुछ कर रहा है, सभी लोग उन सारे पेशों को छोड़ के और एग्रीकल्चर में ही घुस जाते हैं। तो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट पॉपुलेशन और बढ़ गई। ये भी होता है कि वहाँ पर आपको देखने को मिलता है छुपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हो सकता है जमीन के टुकड़े पर पहले 2 भाई खेती कर रहे थे और 2 भाई जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जुड़े थे, अब चारों यहीं पर खेती करने लगे, तो प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से भी गरीबी जो है वो और आती गई। एग्रेरियन लैंड वगैरह को हम देखते हैं कि ओवरबर्डन कर दिया गया, लोग जो है मैसिव डेट में चले गए, उधार में, ऋण में चले जाते हैं, और किसी भी तरीके से जो पीजेंट क्लास है उसका बरकत नहीं हो रहा था कहीं से भी। और जो जो भी नीतियां थी सरकार के तरफ से वो कहीं से भी फेवरेबल नहीं थी, फेवरेबल पॉलिसीज नहीं थी, कोई भी नीति ऐसी नहीं थी जो किसानों के हित में हो। जैसे कि हम क्या देखते हैं कि वो सारी नीति इस तरीके से लाई जा रही थी जो मनी लेंडर्स, यानी कि जैसे सेठ साहूकार हुए जो पैसा उधार पे चलाते हैं, या फिर जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार हो गए, बटाईदार हो गए, उन्हीं को फेवर कर रहा था। किसानों को फेवर करने वाला कोई कानून ही नहीं था। ये सब कुछ हमें देखने को मिला और ये बहुत बड़ा एक आप समझिए कि समस्या रहा। अब यहाँ पर कुछ 19th सेंचुरी के पीजेंट मूवमेंट्स को हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स। और इस समय के जो पीजेंट मूवमेंट्स हैं इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये गांधी के पहले का फेज है, क्योंकि गांधी जब आते हैं तो उस समय इसका स्वरूप जो है वो बदल जाता है। हम समझेंगे कैसे, उस दोनों में कंपेयर करेंगे। तो 19th सेंचुरी के जो पीजेंट मूवमेंट्स हैं उसमें इंडिगो रिबेलियन बहुत मशहूर है, नील विद्रोह इसको कहते हैं। 1859 से लेके 1862 तक हुआ, बंगाल के क्षेत्र में हुआ और यूरोपियन प्लांटर्स के विनाशकारी नीति के वजह से हुआ, जो वो लोगों को तबाह कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, और लो प्राइस जो है वो ऑफर किया जा रहा था इंडिगो के लिए, कंपेल किया जा रहा था उगाने के लिए। और इंडिगो की खेती यानी नील की खेती कहीं से भी ल्यूक्रेटिव नहीं थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इंडिगो की लगातार खेती करने से उस भूमि की उर्वरकता जो है, जो प्रोडक्टिविटी है या जो फर्टिलिटी है वो कम जाती है, लेकिन फिर भी उनको प्रेशराइज किया जा रहा था। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो उस समय की प्रेस वगैरह थी, जो मिशनरीज थी, कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को फेवर कर रही थी, प्लांटर्स वगैरह। बहुत कम ही ऐसी प्रेस वगैरह थी जो इंडियंस को फेवर कर रही थी। कुछ जो इंडियंस थे, बंगाली राइटर्स, जर्नलिस्ट वगैरह, इन किसानों के फेवर में लिख रहे थे, जैसे कि हरिश्चंद्र मित्र का नाम आता है, हरिश्चंद्र मुखर्जी, या फिर आप देखते हैं कि यहाँ पर दीनबंधु मित्र ने जो नील दर्पण लिखा है। ये सब कुछ हो रहा था। 1860 का वो दौर था, काफी ज्यादा वो वायलेंट देखने को मिला, कभी कभी सन्यासी विद्रोह वगैरह भी देखने को जो मिला है। या फिर ईस्टर्न बंगाल के क्षेत्र में ये जो पवना आंदोलन हुआ, पवना विद्रोह जो हुआ, ये सब कुछ जो है ऑक्यूपेंसी राइट्स को लेकर हुआ था। और यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये भी जो है अंग्रेजों की ही नीतियों की वजह से हो रहा था। या फिर आगे चल के दक्कन के क्षेत्र में दक्कन राइट्स होता है, और रियोतवारी सिस्टम के अंतर्गत जो वो लोग ऑपरेस्ट होते हैं उसकी वजह से ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ हो रहा था। और हम क्या देखते हैं कि ये अगर सक्सेसफुल रहा तो दक्कन एग्रीकल्चरल के लिए मतलब रिलीफ एक्ट वगैरह आया था, ठीक है। तो ये सब कुछ हो रहा था। तो ये उनका जो नेचर है, हमने देखा कि वो कुछ खास क्षेत्र में कन्फाइन होके रह रहे थे। आगे हम देखते हैं जो 20वीं सेंचुरी के, 20th सेंचुरी के जो पीजेंट मूवमेंट्स थे, इसमें सबसे बड़ा नाम अगर कोई है तो वो है चंपारण सत्याग्रह का। चंपारण सत्याग्रह, जिस पर कि एक डेडिकेटेड आपको लेक्चर भी प्रोवाइड किया गया। बिहार चंपारण नील की खेती से तिनकठिया सिस्टम का राजकुमार शुक्ला का जिक्र आया, और इसको लेकर चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918 में आता है। गांधी जी की एंट्री होती है, यहाँ मास स्ट्रगल देखने को मिलता है। इसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा ही खेड़ा सत्याग्रह 1918, और इसमें एक भारत को नई लीडरशिप मिलती है सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
जो मोपला वगैरह का रिबेलियन होता है मालाबार के हिस्से में, ये मुस्लिम टिनेंट्स थे बेसिकली। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की एक स्कैरसिटी थी, या कह लें कि सिक्योरिटी नहीं मिल पा रहा था उन्हें, रेंट बहुत ज़्यादा था, रिन्यूअल फी वगैरह देना पड़ता था, और जो खिलाफत आंदोलन वगैरह हो रहा था उसी कॉज में ये मर्ज हो जाता है। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना कलाम आज़ाद, ये सारे लोग एड्रेस करते हैं इन मीटिंग्स को। यानी देखिए, इससे पहले के जो 19th सेंचुरी के पीजेंट मूवमेंट्स थे, वहां पर एक क्षेत्र के लोग हैं, उनकी समस्याएं हैं, और कोई मतलब नेशनल लीडर जो है उन्हें समस्या को एड्रेस नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर उस चीज में आपको परिवर्तन, अंतर देखने को मिलता है। या फिर 1928 का बारदोली सत्याग्रह, अभी तो मूवमेंट बहुत आगे बढ़ चुका है। बारदोली सत्याग्रह का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 30% एकाएक इनहेंस कर दिया जाता है लैंड रेवेन्यू में। इसको लेकर सत्याग्रह होता है, नो रेंट कैंपेन चलाया जाता है, और यहाँ पर लीडरशिप होती है संपूर्ण रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जहां पर वहां की महिलाओं के द्वारा उन्हें सरदार की उपाधि भी दी जाती है। यानी ये सारे वो सत्याग्रह हैं जो कि अंग्रेजों के सोचने के तरीके को बदल देते हैं, कि लोग जो हैं जागरूक हो गए हैं और इन्हें लीडरशिप मिल गई है। यानी इन कुछ सत्याग्रहों के, कुछ स्ट्रगल्स के आप नाम बता सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको तुलना करना रहे, कंपेयर करना रहे कि क्या आपने अंतर देखा 19वीं सदी और 20वीं सदी के जो पीजेंट या किसान आंदोलनों में, कृषक वर्ग के आंदोलन में, तो देखिए सबसे पहले अगर हम कहें कि उनका जो आंदोलन का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, ये समझना जरूरी है। तो यहाँ पर जो 19वीं सदी के स्ट्रगल्स थे, उनमें हम देखते हैं कि वो केवल और केवल इकोनॉमिक इशू ज़्यादा बताते हैं, कि हमें इस तरीके से आर्थिक तौर पर समस्या आ रही है, और यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन कि लोगों का दोहन हो रहा है, इन सारी बातों पर चर्चा भी नहीं हो रहा था। जबकि जो 20वीं सदी के स्ट्रगल्स हो रहे थे वो ब्रॉडर स्ट्रगल को बता रहे थे, और कॉलोनीज के आने से, अंग्रेजों के आने से लोगों का लाइफ स्टाइल कैसे प्रभावित हो रहा है वो सब कुछ पता चलता है, जैसे कि चंपारण, खेड़ा, और आगे चल के बारदोली का सत्याग्रह वगैरह। तो एक तो थॉट प्रोसेस, लोग पहले जान ही नहीं रहे थे कि वो शोषित हो रहे हैं, उन्हें बस लग रहा था कि पैसा देना पड़ रहा है, यही शोषण है। शारीरिक मानसिक शोषण की तो बात ही नहीं हो रही थी। इसी तरीके से अगर लीडरशिप में अंतर देखें तो यहाँ पर जो 19th सेंचुरी के स्ट्रगल्स थे उसमें कोई बहुत बड़ा ऐसे आपको नाम निकल के नहीं आता है। जो लोकल किसान थे इकट्ठे हो गए और वहाँ बगावत कर रहे हैं जमींदार का। लेकिन यहाँ पर जो 20वीं सदी के स्ट्रगल्स हैं उसमें कांग्रेस का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा, बहुत सारे आपको कम्युनिस्ट लीडर्स जो हैं, सोशलिस्ट लीडर्स हैं, वो दिखेंगे। अगर मूवमेंट के सीमा की बात करें या प्रसार विस्तार की बात करें तो इसमें भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। क्या देखते हैं कि जो पहले के 19वीं सदी के पीजेंट मूवमेंट्स है वो किसी खास क्षेत्र में थे, जैसे ईस्टर्न बंगाल, बंगाल, या फिर दक्कन का क्षेत्र, इस तरीके से। लेकिन जो आगे हुए ना, यहाँ पर हमें सीधा सीधा मतलब आता है कि उसका एक ऑल इंडिया एक अप्रोच देखने को मिल रहा था। उनके लिए लोग अलग जगह, केरल में विद्रोह हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है, और बिहार में लोग सोलिडेरिटी में खड़े हैं। बिहार के लोग जा रहे हैं वहां पे भाषण देने के लिए, समर्थन करने के लिए। तो इस तरीके की जब चीजें होने लगी तो बड़े स्तर पर लोग मोबिलाइज हो रहे हैं, हर जगह पत्र पत्रिका जो है वो लिखी जा रही है। तो ये सब कुछ देखने को मिलता है। उपनिवेशवाद को की समझ जो है ये भी समझ लेनी चाहिए कि जो पहला पार्ट है, जो 19th सेंचुरी वाला जो स्ट्रगल था, उसमें हम क्या देखते हैं कि लोगों का कॉलोनाइजर से कोई मतलब ही नहीं था। उन्हें बस ये मतलब था कि जमींदार हमें ऑपरेस कर रहा है, ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर है कि हमें पैसा अधिक लग रहा है। लेकिन जो 20th सेंचुरी है तो यहाँ लोग ना अंग्रेजों के मकसद को समझ रहे थे, और इमरजेंस ऑफ एंटी कॉलोनियल जो एक तरीके से कॉन्शियसनेस है वो बिल्ड हो रहा था। लोग एक तरीके से तैयार हो रहे थे और वो बोल रहे थे कि नहीं, इन कॉलोनियर्स को, कॉलोनाइजर्स को हमें समर्थन नहीं देना है। पहले हम देखते हैं कि कोई भी इस तरीके के औपचारिक संगठन वगैरह नहीं थे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थे। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है
कि 20वीं सदी में बहुत सारे आपको संगठन दिखते हैं, जैसे बिहार प्रांतीय किसान सभा, आगे चल के हम देखते हैं कि ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में बन जाता है। तो ये सब कुछ है, और इन मूवमेंट से यही फायदा होता है कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलती है, अवेयरनेस होता है, लोग अपने लीगल राइट्स को समझते हैं, अदर रिवोल्ट्स जो है इंस्पायर्ड होते हैं। ये भी बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि लोग तो जागरूक होते ही हैं कि ठीक है, वहाँ के किसान विद्रोह कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, किस लिए उठा रहे हैं, अच्छा ये मेरा हक है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, मुझे भी आवाज उठाना चाहिए, ये सब कुछ है। या फिर जो पहले किसान आंदोलन हुए, जो ट्राइबल रिवोल्ट्स वगैरह हुए, उससे लोग प्रेरित होकर 1857 का विद्रोह करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। या फिर हम देखते हैं कि लोगों के बीच में ना यूनिटी बढ़ती है, अब लोग एक दूसरे के लिए खड़े हो रहे थे, क्षेत्रवाद से उठ के सॉलिडेरिटी में खड़े हो रहे थे। तो ये सब कुछ भी देखने को मिलता है। और अब क्या है कि किसानों की आवाजों को सुना जा रहा था, और सुना जाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हम देखते हैं कि बड़े बड़े लीडर्स, अब कहीं महात्मा गांधी जाके एड्रेस कर रहे हैं, कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना कलाम आजाद। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स के ऊपर भी तो एक अलग से प्रेशर आ रहा है। और जब आगे चल के हम स्वामी सहजानंद सरस्वती के एक पूरे अरसे को देखते हैं, तो पूरा हमारा थॉट प्रोसेस बदल जाएगा। इस वजह से नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की भावना भी है, वो भी पनप रही थी, उसका विकास हो रहा था। और हम देखते हैं कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स हुए, जो भी मकसद था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का, वो तो आज़ादी के पहले के भारत में नहीं पूर्ण हो पाया। लेकिन जैसे देश आज़ादी प्राप्त होती है देश को, उसके थोड़े ही दिन बाद जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो जाता है। तो क्या देखने को मिलता है कि आज़ादी के बाद के भारत में जो चेंजेज हमें देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं उनका जो बेड रॉक है वो ये सब किसान आंदोलन वगैरह रहते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर किसान आंदोलन वाला जो हिस्सा है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से हम टॉपिक 2 की तरफ चलते हैं, जहाँ हम जिक्र करेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती का, जो कि अगर मैं कहूँ कि बिहार के क्षेत्र में, भले ही वो बिहार के रहने वाले नहीं थे, उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन उनकी कर्म भूमि जो है बिहार रही है। महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड थे, महात्मा गांधी से मिले भी थे, और उन्हीं का योगदान है जो किसान आंदोलन जो इस रूप में दिखता है। और आज जो किसान कुछ भी इशूज होता है तो बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं, और ये सब कुछ जो हमें देखने को मिलता है ना, उसके ये फाउंडिंग फादर है। ठीक है, इन्हीं के प्रयासों से ऑल इंडिया किसान सभा बनता है, जो कि एक तरीके से लेफ्ट विंग की ऑर्गेनाइजेशन होती है, और जो भी किसान या मजदूरों के हित की बात करेगा वो लेफ्ट विंग ही होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो देखिए, अगर आप बातों को समझना चाहें तो हम क्या देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में होता है, तो बिहार एक इम्पोर्टेंट केंद्र बन जाता है पीजेंट मूवमेंट्स का, किसान आंदोलन का। और बिहार के बाहर के भी किसान जो है वो चंपारण के लोगों का मतलब कि जिक्र करने लगे थे। और जब भी कोई किसान आंदोलन करना चाह रहा था किसी भी प्रांत में, तो वो एक बार अपने दिमाग में ला रहा था कि अच्छा, चंपारण के लोगों ने ऐसा किया था, वहाँ गांधी जी ने इस तरीके से सपोर्ट किया था, लोग यहाँ पर अपनी संयम रहे हैं, यहाँ पर अपने दिखाया है कि सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन, सब सारे एस्पेक्ट जो हैं जो पहली बार यूज हुए थे वो सब नजर आ रहे थे। ये जो एक्टिविटीज हैं, हम क्या देखते हैं कि जो भी समस्याएं थे बटाईदारों की, या फिर जो कस्टमरी नॉन रेंट पेमेंट्स वगैरह से रिलेटेड है, या फिर क्या देखते हैं उचित निर्धारण होना चाहिए किराया का, अब ये सब बात ना समय समय पर उठने लगा, अब ये लगातार देखने को मिल रहा था। तो देखिए, अगर हम कारण समझना चाहें तो हम दो कारण कह सकते हैं कि अगर कहीं पर किसान आंदोलन होने लगे तो उसके दो कारण थे, एक आर्थिक कारण और दूसरा जो है वो है राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण जो है, क्योंकि यहाँ पर जमींदार वगैरह जो है वो नहीं चाह रहे थे कि हमारा जो लैंड होल्डिंग हो कम हो, हमारा जो लैंड है वो किसानों में बांट दिया जाए, रैयतों में बांट दिया जाए, वो नहीं चाह रहे थे, लेकिन ऐसा होना था। तो यहाँ पर पॉलिटिकल कारण भी आ रहे थे। अगर प्रभाव और विकास जानना चाहें तो सबसे पहले अगर बिहार में देखा जाए गांधी के बाद के एरा में, तो चंपारण सत्याग्रह 1917,
या फिर 1919 में स्वामी विद्यानंद के इन्फ्लुएंस में, ये स्वामी सहजानंद है और इनकी बात नहीं कर रहे हैं, स्वामी विद्यानंद जी के इन्फ्लुएंस में दरभंगा किसान आंदोलन होता है सन 1919 में। इसी तरीके से बिहार में बड़हिया ताल आंदोलन होता है 1938-39 के दौर में। या फिर गया में यदुनंदा शर्मा जो लीड करते हैं, मुंगेर में मोहम्मद शाह जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह खुद एक जमींदार थे, इसके बावजूद वो लोगों के कॉज को समझते थे और वो किसानों के साथ खड़े थे। किसान आंदोलन में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका तो एकदम उसको भुलाया ही नहीं जा सकता। अगर परिणाम की बात करें तो कुछ लोग कह सकते हैं कि फेल था, जिस मकसद से आए थे वो मकसद पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। जो बिहार में किसान आंदोलन हुए उसके अगर आपसे कारण पूछे जाए कि क्या मेन कारण थे, तो आप क्या कारण बताइएगा। यहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी में मैंने दोनों ही लैंग्वेज में लिख दिया है। इन्हें हम देखेंगे वन बाय वन करके देखेंगे। तो बिहार में जो भी किसान आंदोलन हुए वो अंग्रेजी सरकार या फिर महाजन, जमींदार, साहूकार का आर्थिक शोषण जो करने का तरीका था उसके विरुद्ध में था। सरकार का जो भू राजस्व जो है उसके लिए जो नीति वो सही नहीं थी। कृषि का जो व्यवसायीकरण हो रहा था इसके विरुद्ध लोग थे। या फिर हम देखते हैं कि जो बिहार के लघु उद्योग थे उसका पतन हो रहा था, ये सब कारण थे। कृषि सुधार के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा था। कृषि सुधार में जमींदारों और सरकार की रुचि नगण्य थी, बिल्कुल नहीं थी। ऐसा नहीं कि 10 इरिगेशनल प्रोजेक्ट चलवा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लोगों का बस एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था और लघु उद्योग का अगर पतन होगा तो कृषि क्षेत्र में आए लोग उससे अतिरिक्त भार बढ़ गया, जिसका हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आर्थिक शोषण के साथ साथ हम क्या देखते हैं कि राजनीतिक उदासीनता भी, ये भी एक बहुत बड़ी कारण है। और हम देखते हैं कि किसानों को न्याय प्राप्त नहीं हो रहा था, किसानों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के कानून लागू किए जा रहे थे। ये सब महत्वपूर्ण कारण थे कि लोगों का गुस्सा बढ़ता गया और इन्हीं कारणों के वजह से बिहार में अलग अलग समय में अलग अलग किसान आंदोलन देखने को मिलते हैं, जिसकी शुरुआत 1917 चंपारण से होती है। इसलिए चंपारण को लेकर सवाल पूछा जाता है कि आप मानते हैं कि चंपारण एक टर्निंग पॉइंट था? तो बिल्कुल था, इस बात को आप बहुत अच्छे से रख सकते हैं। ठीक है, अब 1919 का दौर, जब हमने बात की कि विद्यानंद शर्मा जी के नेतृत्व में दरभंगा महाराज के विरुद्ध में किसान आंदोलन चलाया गया, लेकिन अंग्रेज जो है वो दरभंगा महाराज का साथ दे रहे थे और इसके चलते जो है वो जो आंदोलन है वो पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा, लेकिन उसको असफल कहना सही नहीं होगा। आगे चल के कालांतर में जो 1938-39 का दौर था और उस समय बड़हिया क्षेत्र जो है, बड़हिया ताल क्षेत्र में चलाया गया, जिसमें हिंसा पर भी लोग उतर आए। देखिए, एक हद होता है जब तक किसी की बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, जब वो एक्सीड होता है तो हिंसक रूप ले लेता है और ये सब कुछ हो रहा था। इसके बाद हमने देखा कि आगे चल के बकास्त भूमि जो है, बकास्त लैंड आप जानते हैं, बकास्त वो जमीन होता है जो कि किसान का जमीन है, किसान उसमें खेती कर रहा है, लेकिन अगर टैक्स नहीं दिया तो उसके जमीन को जमींदार वापिस से हड़प लेता है, छीन लेता है, खींच लेता है। तो इस तरीके के जमीन को बकास्त लैंड कहते हैं। तो बकास्त आंदोलन चलाया गया कि हमारी जमीनों को वापस करो, लेकिन यहाँ पर जो कंप्रोमाइज वगैरह हुए उसमें ये देखने को मिलता है कि जमीन तो वापस करने के लिए कुछ हिस्सों पर तैयार हो गए जमींदार, लेकिन उसके लिए वो यहाँ पर कह रहे थे कि आपको एक खास रकम जमा करना पड़ेगा। तो ऐसे देखने से लगता है कि शायद बकास्त आंदोलन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था। कारण ये था कि कांग्रेस के जो लीडर्स थे उसमें बहुत सारे जमींदार थे और वो डायरेक्टली नहीं सपोर्ट कर रहे थे किसानों को, फॉर रीजंस वेरी ऑब्वियस। इस वजह से कभी कभी ऐसा लग रहा था कि जो नेशनल मूवमेंट्स का डायरेक्शन है वो अलग जा रहा है और किसान आंदोलन का डायरेक्शन जो है वो अलग जा रहा है। दोनों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा था जिस तरीके का चाहिए था। और यहाँ पर जो स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे लोग हुए, ये दो फ्रंट पे लड़ रहे थे। एक तो अंग्रेजों का भी बगावत कर रहे हैं और जमींदारों का ही बगावत कर रहे हैं, और इस वजह से कांग्रेस से बहुत ज्यादा एसिमिलेशन हो नहीं पा रहा था।
मुंगेर में 1922-23 के दौर में किसान सभा का गठन किया गया। उसमें दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद शाह जुबैर और श्री कृष्ण सिंह का। और आगे चल के स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा एक नया मोड़ दिया गया। इनकी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है, लेकिन पूरा जो कर्म भूमि है बिहार का क्षेत्र है। 1928 में किसान सभा का गठन किया गया। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा जो है इसका गठन किया जाता है, और इसको लेकर बिहटा के क्षेत्र में या फिर सोनपुर के क्षेत्र में मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कहा जाता है कि टोटल 133 मीटिंग्स हुए थे, और हर एक मीटिंग में पहुंच के जरूर स्वामी जी ने उस मीटिंग को एड्रेस किया है, वहां के किसानों की बात को सुनी है, अपनी बात को रखी थी। तो पटना के काफी नजदीक बिहटा का क्षेत्र है, वहां पे किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और पहली बार भारत में किसान सम्मेलन में लाखों लोग शामिल हो रहे थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत थी। कहते हैं कि उस समय 2.5 लाख लोग स्वामी सहजानंद सरस्वती से जुड़ गए थे, जबकि सोशल मीडिया वगैरह का युग नहीं था, आप समझिए। लेकिन किसान जो है लगातार जुड़ रहे थे स्वामी सहजानंद सरस्वती से। और हम क्या देखते हैं कि अब इसको पैन इंडिया रूप देने का कोशिश करते हैं स्वामी जी, और आगे चल के अखिल भारतीय जो किसान सभा है वो बनाया जाता है। 1930 में कांग्रेस में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह की शुरू की गई, उसी के माध्यम से किसान आंदोलन को सहयोग भी मिला। और 1936 में फाइनली हम क्या देखते हैं कि अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के नेतृत्व में ये जाके ये सब कुछ हो पाता है संभव, कि उसको एक पैन इंडिया रूप दिया जा सके। ठीक है, वहां पर हम देखते हैं कि स्वामी सहजानंद जो है उनको प्रेसिडेंट चुना जाता है, और जो पहले सचिव बनते हैं वो रंगा साहब। और किसान सभा के मतलब इस तरीके से जो लोग जुड़ते हैं, तो यहाँ पर उसका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि उसमें बहुत सारे रेवोल्यूशनरी माइंडसेट के लोग भी इकट्ठा होते हैं। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, सोशलिस्ट विचारधारा के लोग, वो भी अपने आइडियाज को ला रहे थे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर लेखन भी शुरू हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पंडित यमुना और साथ ही साथ राहुल संकृत्यान जो हैं, और भी बहुत सारे जो हिंदी के अच्छे लेखक थे, वो हिंदी वीकली शुरुआत करते हैं जिसका नाम है हुंकार। इसकी शुरुआत की जाती है 1940 में। हुंकार नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और हुंकार जो है बाद में बिहार के किसान आंदोलन और कृषि आंदोलन का मुखपत्र बन गया, माउथ पीस बन गया। और आंदोलन को फैलने में आंदोलन के फैलने में इसका एक बहुत बड़ा योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। कई कारणों से क्या है कि हम देखते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का क्रिटिसिज्म किया जा रहा था कि ये कांग्रेस को ही उल्टा पीछे की तरफ खींच रहे हैं, नेशनल मूवमेंट्स में ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे महात्मा गांधी भी कहते थे कि मेरे लिए स्वतंत्रता का क्या मतलब है, मेरे लिए पूर्ण स्वराज का क्या मतलब है, कि लोग बस बाह्य शक्तियों से आजाद नहीं हो जाए, यहाँ लोग जो है इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी को समझे, सबको बराबर का हक मिले, कोई भूखा ना सोए। ऐसे ही कुछ एस्पेक्ट स्वामी सहजानंद सरस्वती के थे। कई बार ऐसा लगा कि कांग्रेस इन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी उस समय मजबूर थी, क्योंकि जैसे देश आजाद होता है वैसे ही जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाता है। यानी कांग्रेस दूसरे फ्रंट पे लड़ रही थी, और इनका स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो रोल है वो काफी एक्टिव है, बहुत सराहनीय है। और मेरा ये मानना है कि जितना तवज्जो स्वामी सहजानंद सरस्वती को मिलना चाहिए था, शायद उनको वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला है, वो कहीं ना कहीं लैक करती है सोसाइटी। तो ये भी एक पहलू है जो आप बता सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि उस समय दो फ्रंट पर अकेले लड़ाई लड़ रहे थे, और उसको ऑल इंडिया अप्रोच देते हैं। और ये किसान सभा जो है अभी भी एक्टिव है। अखिल भारतीय जो किसान सभा है, अभी जो किसान आंदोलन हो रहे थे दिल्ली के चारों तरफ, वहां पर ये किसान सभा काफी एक्टिव थी। यानी वो उस समय की संगठन जो है, बहुत कम ही ऐसे संगठन हैं जो उस समय के थे और अभी एक्टिवली काम कर रहे हैं, उनमें से ये एक है ऑल इंडिया किसान सभा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्पेसिफिक वीडियो से आपको काफी लाभ मिला होगा, और आप आंसर लिखिए, सवाल का जवाब लिखिए। सवाल कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि किसान आंदोलन और स्वामी सहजानंद के योगदान को आप बताइए, इस तरीके से हो सकता है। या ऐसा कह लें कि स्वामी सहजानंद के विशेष संदर्भ में हुए कृषक आंदोलन पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखें। इस तरीके से आप सवाल का जवाब लिखिए,
और फिर मुझे आप यहाँ टेलीग्राम पर भेज दीजिए। मैं आपकी कॉपीज को इवेलुएट करूंगा और फिर उसमें बता सकते हैं कि क्या कुछ एडिशन करने की जरूरत है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।